गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। हेलो। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। यू आर डूइंग गुड। हम लोग अभी तक कोर ऑडिट प्रोसेस 200 सीरीज 300 सीरीज हम लोग कर चुके हैं। करेक्ट। 500 सीरीज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने देखी है। हर जगह पे हर जगह पे हम लोग इम्पोर्टेंस, शॉर्टकट्स, ठीक है, सब कुछ लेकर चल रहे हैं हम लोग। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब होता है क्वालिटी, और क्वालिटी के अंदर दो चीजें आती है, एक तो रिलायबल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। बहुत ही भरोसेमंद होना चाहिए। बहुत ही भरोसेमंद होना चाहिए, दैट इज रिलायबल। और रेलेवेंट, जो हमारे मन में रिस्क थी वो कवर होनी चाहिए, जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम था वो कवर होना चाहिए, तो हम उसको रेलेवेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिलायबिलिटी के ऊपर है। ठीक है। ऐसे कौन वर्ड यूज किया है? जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। जनरलाइजेशन मतलब क्या? मतलब जनरल रूल्स क्या है, कौन सा एविडेंस रिलायबल होता है। तो उसके जनरल रूल्स है बहुत ही आसान से। अगर आपको इसको याद रखने हैं तो आप सिंपल, आप याद रखिए किसको याद रखिए आप याद रखिए, ठीक है, आप याद रखिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन को, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, बस उसको याद रखिए। रिलायबिलिटी के सारे फैक्टर्स, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, जो एविडेंस एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आता है, तो अगर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, अगर एविडेंस इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस, इंडिपेंडेंट आउटसाइड सोर्सेस, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल होता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचिए, बस उसके जो फीचर्स है वही फीचर्स आप यहां पर भी एप्लीकेबल होते हैं। वन सेकेंड। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आता है, तो इंडिपेंडेंट आउटसाइड सोर्स से आने वाला कोई अगर एविडेंस है तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक है। अगर कोई चीज रिटर्न फॉर्म में आती है, रिटर्न फॉर्म में आती है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म रिटर्न फॉर्म में आती है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आती है, दैट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू ओरल फॉर्म। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आएगी, रिटर्न इसमें आएगी, इट इज मोर रिलायबल। एक्सटर्नल कंफर्मेशन वैसे ही आता है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ रहा है अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ रहा है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू डुप्लीकेट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ओरिजिनली होता है, डायरेक्टली ऑडिटर को मिल रहा है। अगर डायरेक्टली ऑडिटर को मिलेगा तो इट विल बी मोर रिलायबल, तो ज्यादा रिलायबल रहेगा। ठीक है। एज इट विल बी मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है। डायरेक्टली ऑर्डर को मिल रहा है, इट विल बी मोर रिलायबल। बहुत आसान। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के एक्सटर्नल कंफर्मेशन के आप फीचर समझिए, चीजें एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आता है, इंडिपेंडेंट आउटसाइड सोर्स से आने वाला एविडेंस है वो मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है। रिटर्न फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आता है, मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर्स। ओरिजिनल आता है, मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर्स। डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है, मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है। नाउ अब इसके बाद में, अगर इंटरनली जनरेटेड एविडेंस है, कंपनी के अंदर से जनरेट हो रहा है, अगर कंपनी के अंदर से जनरेट अगर हो रहा है,
इट इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम विद इन द कंपनी, तो देखना पड़ेगा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांग इज द सिस्टम, सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर कंपनी के अंदर बहुत ही सिस्टमैटिक अच्छे रजिस्टर्स मेंटेन्ड है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही वेल ट्रेंड बंदा है जो इसको संभालता है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, सीनियर्स ने उसको वैलिडेट किया हुआ है, ऑथराइज्ड वैलिड इंफॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली इट विल बी मोर रिलायबल। अच्छा इंटरनल रिलेटेड कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन रेडी करने के जो रिलेटेड कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं, डेफिनेटली इट विल बी मोर रिलायबल। ये फैक्टर्स है, अगर ऐसे फैक्टर्स होंगे तो एविडेंस को रिलायबल माना जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत ही सिंपल थे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचो, सारी बातें बाहर से आता है, इंडिपेंडेंट आउटसोर्स सोर्स, रिटर्न में होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, ओरिजिनल होता है, डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है, कंपनी के अंदर रहा तो कंपनी के सिस्टम्स अगर स्ट्रांग है उसको बढ़ाने वाले, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। नाउ इसके अंदर ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज चीज है, अगर ऐसी चीजें होगी तो जनरली ठीक है, इट इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल। तो ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन सबका देखना पड़ेगा। थर्ड पार्टी है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। अगर थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन आ रहा है लेकिन उस चीज का उसको नॉलेज ही नहीं है, बिना नॉलेज के अगर बंदा कंफर्म कर रहा है तो ये क्या काम का, इट इज नॉट रिलायबल, तो वो रिलायबल नहीं है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, लेकिन वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है वो बायस्ड है, कंपनी के फेवर में हमेशा काम करता है, आज तक कभी कंपनी के अगेंस्ट नहीं गया, तो क्या काम की उसकी रिपोर्ट, हमको सरकमस्टांसेस देखने पड़ेंगे। यहां पे एक बहुत अच्छा सा केस दिया हुआ है इसी क्वेश्चन के अंदर, एक कि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, रेड में वो लेकर चले गए, तो क्या करेंगे। तो ये सारे फैक्टर समझाएंगे, फिर हम उनको बोलेंगे हमको सर्टिफाइड, we want xerox copy of all the documents which is certified by income tax department, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्टिफाई की हो, आप वो दीजिए, ठीक है। अगर वो कर दे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो कम से कम जेरोक्स कॉपी शुड बी सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट, सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट। एक तो हमको उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चाहिए, नहीं तो फिर इनका हमको मैनेजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, करेक्ट, कि भाई ये जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही जेरोक्स कॉपीज है, करेक्ट, इसमें किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। ये एविडेंसेस अगर मिल जाए, साथ में बाकी एविडेंसेस, एक्चुअल एसेट्स देख लिए, एक्चुअल एसेट्स देख लिए, कंफर्मेशंस ले लिए रिसीवेबल्स के, कंफर्मेशंस ले लिए पेएबल के, बाकी सारे सबूत अगर एडिक्वेट मिलेंगे, अगर ये प्लस बाकी एविडेंसेस कॉम्बिनेशन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हुआ, तो हम लोग क्लीन रिपोर्ट देंगे, नहीं तो फिर डेफिनेटली हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये जेरोक्स केस वाला जो केस है ये इंटरेस्टिंग था। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति, आप आइए कॉन्सेप्ट नंबर 500.13 पे आइए, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब, एक्सपर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेशलाइज स्किल्स और नॉलेज है, स्पेशलाइज स्किल्स, स्पेशलाइज स्किल्स और नॉलेज है इन अ फील्ड अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स और ऑडिट के नॉलेजेबल पर्सन तो हम खुद ही होते हैं, हम खुद ही होते हैं, हमको खुद को पूरा अच्छा नॉलेज होता है, हमारे पूरे टीम को उसका अच्छा नॉलेज होता है, तो जनरली उसके लिए हमको नहीं चाहिए होता। एक्सपर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेशलाइज स्किल्स नॉलेज है इन अ फील्ड अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट। अगर बाहर से किसी फर्म को, किसी बंदे को हम अपॉइंट करते कि प्लीज आके हमको हमारा काम चेक कर दो, हमारे साथ मिलके काम करो, थोड़ा काम चेक कर दो, तो उससे कैसे डील करना, ये 620 में होता है। और अगर मैनेजमेंट का अपॉइंटेड बंदा है जो मैनेजमेंट को ऑलरेडी हेल्प कर रहा था अकाउंटिंग में, इसकी ही रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट।
उससे कैसे डील करना है, ऐसे 500 में दिया है। तो जो बाहर से बंदे को लेके आते हैं उससे कैसे डील करना, ऐसे 620 में दिया। और मैनेजमेंट के बंदे से कैसे डील करना, ये हम लोगों ने ऐसे 500 के अंदर दिया। तो कैसे डील करना, बहुत आसान है। तीन बातें देखनी पड़ती है। अब ये तीन बातें यहाँ पे डेप्थ में नहीं दी हुई है, तीन बातें देखनी पड़ती है। सबसे पहले बंदा, ब्लाइंड रिलायंस नहीं कर सकते साहब, बंदे का कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब, ठीक है, उसने उसने उसका नॉलेज लेवल कैसा है, उसका नॉलेज लेवल कैसा है, उसने कौन सी पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है, कौन से क्वालिफिकेशंस उसने ऑब्टेन की है, उसका नॉलेज लेवल। फिर उसने कौन सी ट्रेनिंग्स, पहले नॉलेज क्या लिया है, फिर उसने कौन सी ट्रेनिंग्स क्या ली है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, पहले नॉलेज लिया है, फिर ट्रेनिंग्स लिया है, फिर कितना एक्सपीरियंस है, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, ठीक है, उसका कॉम्पिटेंस क्या है, ठीक है, नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल्स, रेपुटेशन, कैपेबिलिटी, एडिक्वेट टाइम है क्या काम करने के लिए उसके पास, टीम है क्या उसके पास में, इक्विपमेंट है क्या, दैट इज कैपेबिलिटी। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिविटी, बीइंग अनबायस्ड, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर उसके ऊपर किसी भी रीजन की वजह से प्रेशर नहीं होना चाहिए। पता चला उसने कंपनी से बहुत बड़ा लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो क्या सच्ची रिपोर्ट देगा, इतना ज्यादा प्रेशर है उसके ऊपर, वो क्या सच्ची रिपोर्ट देगा, ठीक है। पता चला कि एकदम जूनियर लेवल से भी नीचे उसको ट्रीट करते हैं, बहुत बड़ा प्रेशर में रखते हैं, वो क्या अच्छी रिपोर्ट देगा, ठीक है। ना प्रेशर में होना चाहिए, ना झुकना चाहिए, ना बिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने बहुत कंपनी से उसने बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स उठाए हुए हैं, कंपनी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपनी को बहुत बहुत ज्यादा फीस, जरूरत से ज्यादा फीस उसको दे रहा है, गड़बड़ है, ठीक है। ये बिक गया है बंदा कंपनी के इन्फ्लुएंस में, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से कंपनी के इन्फ्लुएंस में, ऐसा हमको लग रहा है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, ना बंदा प्रेशर में होना चाहिए, ना बंदा इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए। तो ये तीन बातें, ठीक है। आप उसके क्वालिफिके अगर आप उसके क्वालिफिकेशंस देखोगे, उसकी किताबें, उसके आर्टिकल से समझ में आएगा बंदा कितना नॉलेजेबल है। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही होगा पहले से बंदा कितना नॉलेजेबल है। पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मिलके बात कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना नॉलेजेबल है, ठीक है। या फिर एक काम करिए, दूसरे किसी एक्सपर्ट से बात करिए, उससे पूछ लीजिए कि यार ये बंदा इतना नॉलेजेबल है क्या। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। फिर उसके बाद में, इससे पहले, अब बंदा तो सही है, इससे पहले कि मैं इसके साथ, इससे पहले कि मैं इसका काम चेक करूं, मुझे खुद को भी तो नॉलेज होना चाहिए उसके फील्ड का, मुझे खुद को भी तो पता होना चाहिए कुछ बातें। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट। उसके फील्ड का कुछ नॉलेज तो ले लो, पुरानी फाइलें पढ़ लो, उससे नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर लो, उससे नॉलेज मिल जाएगा। बाकी ऑडिटर से बात कर लो, कुछ नॉलेज मिल जाएगा। कुछ नॉलेज तो ऑब्टेन कर लो, ऑब्टेन सम नॉलेज, थोड़ा तो नॉलेज ऑब्टेन कर लीजिए आप। एंड देन आखिरी में उसका काम देखो, बहुत सिंपल सा है। पहले बंदा कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिव, डन। फिर उसके फील्ड का कुछ नॉलेज हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया, डन। तीसरा, उसका काम इवैल्यूएट करना है, उसका काम हम लोगों को इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, करेक्ट। अब इवैल्यूएट कैसे करना है, इवैल्यूएशन में कौन सी चीजें देखना, जब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, जब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, व्हेन वी इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएशन में कौन सी चीजें हमको देखनी है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। देखो यहाँ पे तो सिर्फ तीन बातें दी है, इतना समझा उतना ही काफी है। इवैल्यूएटिंग द वर्क, पहले उसने, हर एक्सपर्ट कोई ना कोई डेटा यूज करता है, डेटा कंप्लीट और एक्यूरेट है ना, अजम्पशंस रीजनेबल रिलेवेंट है ना, डेटा बराबर है ना, अजम्पशंस बराबर है ना, फिर उसको किसी फॉर्मूले में भरता है, मेथड, मेथड जो यूज कर रहा है, मेथड यूज कर बराबर है ना, रिपोर्ट, सही रिपोर्ट दे रहा है ना, जो रिपोर्ट चाहिए थी, रेलेवेंट रिपोर्ट जो हमको चाहिए था वही दे रहा है, और रीजनेबल, एरर का परसेंटेज प्लस माइनस 5% चलता है, डेटा अच्छा है, अजम्पशंस अच्छे हैं, मेथड्स अच्छे हैं। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, कहीं पर भी डेटा लगता है, अजम्पशन लगते हैं, इन दोनों को किसी फॉर्मूले में कि देखते हैं, मेथड, कोई मेथड लगता है, फॉर्मूला लगता है, मॉडल लगता है, उसमें भरते हैं, हमको रिपोर्ट मिलती है। मेरे दिमाग में चार बातें याद आती है हमेशा, उसके उसकी चीजें आप लिख दो,
जो डेटा होना चाहिए वो कंप्लीट और एक्यूरेट होना चाहिए, जो अजम्पशंस है वो रिलेवेंट होने चाहिए इस इंडस्ट्री को, रीजनेबल होने चाहिए, मेथड भी रिलेवेंट और रीजनेबल होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट निकल रही है वो भी हमारे जो चाहिए थी वैसी होनी चाहिए, रिलेवेंट एंड रीजनेबल। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में लोन दे दिया था, मशीन का लोन दे दिया सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की रिपोर्ट के बेस पे। सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है, मशीन में एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसकी रिपोर्ट को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, कैनॉट कंसिडर एक्सपर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, ही शुड इंसिस्ट। ठीक है, उसने इंसिस्ट करना चाहिए, इनसे इंसिस्ट करना चाहिए ऑन अदर एनालिटिकल प्रोसेस टू कंफर्म द वैल्यू ऑफ द मशीनरी। और दूसरी तरीके से, ठीक है, इंस्टीट्यूट, हम लोग कोई भी टेक्स्ट बदलते नहीं इंस्टीट्यूट का, जैसा का जैसा टेक्स्ट होता है, हमारा कोई कमेंट होगा तो वो बोल्ड में दिखता ही है, अगर फिर भी अगर सबूत नहीं मिले तो ही शुड मॉडिफाई। चलिए, वी आर थ्रू विथ 500। बहुत सारी चीजें हमको कवर करनी है सब। चलिए, नाउ कम टू पेज नंबर 248। दिखने वाला पेज नंबर जो 248 है, और पीडीएफ का पेज नंबर 254 है। 6 पेज आगे होता है हमारा पीडीएफ जनरली। नाउ इन्वेंट्री विथ थर्ड पार्टी कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है थर्ड पार्टी के पास में। ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। कब कब हो सकती है थर्ड पार्टी के पास में? हो सकता है कि हमारे गुड्स जो इंपोर्ट करके ला रहा है सीएनएफ एजेंट के पास हो, हमारी इन्वेंट्री सीएनएफ एजेंट के पास हो सकती है, हमारी इन्वेंट्री ट्रांसपोर्टर के पास हो सकती है, हमारी ट्रांसपोर्टर के पास हो सकती है, हो सकता है कि कोई पब्लिक वेयरहाउस है, कोई पब्लिक वेयरहाउस है उसके पास में रखी हुई है हमारी इन्वेंट्री। हो सकता है हमने प्रोसेसिंग के लिए, हम लोगों ने प्रोसेसिंग के लिए किसी को दिए उसके पास रखी हुई है। ठीक है, हो सकता है हमारा कोई कंसाइनी है, हमारा कोई कंसाइनी है, कंसाइनी के पास रखी हुई है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास हो सकती है। कैसे, कैसे आप इसको एग्जामिन करोगे? सबसे आसान तरीका है, सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका कौन सा है आपका? सबसे आसान है कंफर्मेशन ले लो, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन कर लो। सबसे आसान, बैठे बैठे आराम से खाते पीते कंफर्मेशन मंगवा लो। सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, खुद जाके इंस्पेक्ट करो। सबसे ज्यादा अगर आपको मेहनत करनी है तो खुद जाके आप इंस्पेक्ट करो, और दोनों के बीच में है अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट, ठीक है, सबसे इजीएस्ट अगर आपको काम करना है, सबसे इजीएस्ट, ये सबसे डिमांडिंग, ठीक है, और ये इन बिटवीन, तीन तरीके हैं। सबसे आसान है, ऐसे आपको रखना है, सबसे आसान, बैठे बैठे थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मंगा लो। सबसे ज्यादा डिमांडिंग, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद जाकर पूरा इतना ट्रैवल करके इंस्पेक्ट करो, और उन दिनों के बीच में अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब सबसे आसान कंफर्मेशन कैसे? तो ऐसे 505 के हिसाब से। इंस्पेक्शन कैसे? तो भाई ऐसे 501 के हिसाब से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 501, 501 के अंदर 3 आइटम्स के बारे में बोला हुआ है।
ठीक है, और उसके बीच में अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, अदर ऑडिट प्रोसीजर वो भी इन सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, सबसे कम एफर्ट्स लगते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री चेक करनी है ना, सपोज हमने इन्वेंट्री प्रोसेसिंग के लिए किसी को दी हुई है, प्रोसेसिंग के लिए आधा काम, आधा प्रोसेसिंग हमने कर लिया, आधा तुम प्रोसेस करके हमको वापस भेज दो, ठीक है, हम पैक करके माल को बेच देंगे, ये काम है। अब सबसे आसान क्या है? सबसे आसान है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख लो, सबसे आसान डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट में दिख रहा है ओपनिंग कितने थे, कितने हम लोगों ने भेजे गुड्स, कितने वापस आए, ओपनिंग प्लस गुड्स सेंट माइनस गुड्स रिसीव्ड, हमको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, उसको मैच कर लो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले लो, उसके बेस पे रिकंसिलेशन बना लो, देखो कितना क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, डन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबसे आसान, सबसे इजी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख लो। और मेहनत करनी है आपको, ठीक है, और मेहनत करनी है साहब, एक काम करिए, कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज, कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज लेके आइए, कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज कौन? ठीक है, आप अदर पार्टीज में, ठीक है, गुड्स तो रखे हुए हैं थर्ड पार्टी के पास में, लेकिन बाकी पार्टीज भी कंफर्मेशन दे सकती है। कौन दे सकता है कंफर्मेशन? जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्टर है वो आपको कंफर्मेशन दे सकता है, ट्रांसपोर्टर आपको कंफर्मेशन दे सकता है, जो सिक्योरिटी संभाल रहा है वो आपको कंफर्मेशन दे सकता है, इंश्योरेंस कंपनी वाला शायद आपको कंफर्मेशन दे सकता है, करेक्ट। जिस बंदे ने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए वो कंफर्मेशन दे देगा, जिस बंदे ने इंश्योरेंस सिक्योरिटी दे रहा है वो कंफर्मेशन दे देगा, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग कंपनी, जो इंश्योरेंस वाला है वो कंफर्मेशन दे देगा, जिसके गोडाउन में माल रखा हुआ है वो कंफर्मेशन दे देगा। तो बहुत आसान है, थर्ड पार्टी के अलावा और भी तो लोग हैं जो कंफर्मेशन दे सकते हैं, करेक्ट। फिर अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट, थर्ड पार्टी का जो ऑडिटर है, थर्ड पार्टी का जो ऑडिटर है उससे रिपोर्ट ले लो, वो अपनी रिपोर्ट में लिख कर देगा कि हाँ इनके कंपनी में थर्ड पार्टी में इन्वेंट्री काउंटिंग का जो तरीका है बहुत अच्छा है, अच्छा सिस्टम है, उसके हिसाब से काउंटिंग हुई है और काउंटिंग सही हुई है, वहां से ले लो। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बीपीओस केपीओस, मतलब जहां पे आउटसोर्सिंग का काम होता है, तो थर्ड पार्टी में ऐसे जो अनादर थर्ड पार्टी का जो ऑडिटर है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है, उससे रिपोर्ट ले लो। या फिर आखिरी में मेहनत और करनी है, किसी को अरेंज करो कि बेटा जाके तू जाके चेक कर ले, किसी को अरेंज करो, जा बेटा तू जाके चेक कर ले चीजों को, यू गो एंड चेक, अरेंजिंग सम अनदर ऑडिटर, अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू गो एंड विजिट। समझ रहे साहब, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। 501 के अंदर हमने सबसे आसान तरीका, सबसे मुश्किल तरीका, सुन के बीच में का तरीका हम लोगों ने देखा, सीक्वेंस में देखा। पहले डॉक्यूमेंट्स ले लो, ठीक है, और मेहनत करनी है, कंफर्मेशन लीजिए फ्रॉम पार्टीज अदर देन थर्ड पार्टी, और मेहनत करनी है आपको, ठीक है, अनादर ऑडिटर्स, जो ऑडिटर है इन लोगों का, उनसे रिपोर्ट ले लो। और अगर मेहनत करनी है आपको, ठीक है, तो अरेंज समवन, किसी को अरेंज करो, किसी को अपॉइंट करो, जा बेटा तू जाके चेक कर ले, चेन्नई में है, चेन्नई के अपने कोई एसोसिएट फर्म को भेज दे। ये सीक्वेंस में याद रखोगे, फटाफट याद रहेगा। फिर लिटिगेशंस और क्लेम्स, लिटिगेशंस और क्लेम्स कंप्लीट है ना, एक्यूरेट है ना, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, लिटिगेशंस और क्लेम कंप्लीट है ना, सारे कंप्लीट है ना, और उसकी जानकारी एकदम सही है ना, कंप्लीट है, जानकारी एकदम सही है, उसमें कोई गड़बड़ होने के चांसेस तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम के चांसेस तो नहीं है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे? उसमें कोई प्रॉब्लम के चांसेस नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो बहुत आसान है, बेसिकली आप कैसे पता करेंगे कि जो कंपनी में लिटिगेशंस और क्लेम्स की लिस्ट है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसा है। इसके लिए हमको लिटिगेशंस की जानकारी, अगर मुझे पता लगाना है कि लिटिगेशंस और क्लेम्स में कंप्लीटनेस में, मतलब कंप्लीटनेस में, एक्यूरेसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, उनके कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर मुझे रिस्क पता करनी है, अगर लिटिगेशन और क्लेम की मुझे रिस्क पता करनी है, तो मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट? सबसे आसान, सबसे पहले, ठीक है, लीगल एड को फोन लगाओ, अरे सर आपसे आके मिलना है ना, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो इंटरनल लीगल काउंसिल से, ठीक है, इंक्वायरी करो मैनेजमेंट,
या फिर उनका जो अगर कोई लीगल डिपार्टमेंट है वहां के लोगों से इंक्वायरी करो। साहब बताइए, इस साल की पेंडिंग लिटिगेशंस और क्लेम्स की लिस्ट बताइए। पिछले साल से कितने एडिशन है वो समझाइए, कितने डिलीशन है वो समझाइए। एडिशन कोई छूट तो नहीं गए वो चेक करेंगे, डिलीशन कुछ गलत तो नहीं है वो हम लोग चेक करेंगे। तो बहुत आसान है, सबसे आसान, सबसे इजी, वापस इजीएस्ट है, इंक्वायरी कर लीजिए। और मेहनत करनी है, एक काम करिए, ये तो आपने बोला ना, सिर्फ आपके बोलने पे थोड़ी भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ आपके बोलने पे थोड़ी भरोसा कर सकते हैं। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट लाइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स लाइए। जितने इंपॉर्टेंट लिटिगेशंस और क्लेम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मीटिंग में डिस्कस करते हैं। अगर वहां पे दिख रहा है तो यहां पर भी दिखना चाहिए। फिर एक काम करिए, आपकी जितनी भी बात हुई है ना, करस्पॉन्डेंस आपका, आपके लॉयर्स आपके लॉयर से जो भी मेल एक्सचेंज हुए, कम्युनिकेशंस हुए हैं, वो सारे कम्युनिकेशंस हमको बताइए। क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट केसेस आपने इस करस्पॉन्डेंस में डिस्कस किए ही होंगे। वहां पे जो डिस्कस किया ये लिस्ट में दिखना चाहिए। एक काम करिए, लीगल एक्सपेंसेस बताइए। लीगल एक्सपेंस किसी न किसी केस के लिए ना, जितने भी लीगल एक्सपेंस आपने किए जिस केस के लिए वो लिखिए, वो जितने केसेस दिख रहे हैं वो आपकी लिस्ट में दिखने चाहिए। देखो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत आसान है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, लीगल केसेस की जानकारी इकट्ठा करना बहुत आसान है। इंक्वायरी पूछताछ में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट से, वहां से जानकारी मिल जाएगी। जो आप बाहर के लॉयर से बातचीत कर रहे हो, करस्पॉन्डेंस, वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लीगल एक्सपेंस अकाउंट से इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे सोर्सेस आपको बता देंगे कंपनी के अगेंस्ट कितने सारे केसेस पेंडिंग है और क्या क्या इश्यूज उसमें चल रहे हैं। अगर ये सब करने के बाद ऐसा लगता है कि यार कुछ केसेस बहुत ही खतरनाक है, कुछ केसेस बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा इसमें अनसर्टेनिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है, क्लेम्स में बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, कुछ तो ऐसे जो गोइंग कंसर्न के लिए भी खतरा है, अगर ऐसा लगा रिस्क है, अगर रिस्क है तो हम बोलेंगे कि हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है लॉयर से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है लॉयर से। या तो उसको हम लोग लेटर लिखेंगे, या तो हम उसको लेटर लिखेंगे, उसका जवाब लेटर के थ्रू आना चाहिए। और अगर केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्क वाला मामला है, ठीक है, तो हो सकता है कि हम हो सकता है कि उससे मिलना भी चाहे, मीट। तो अगर रिस्क बढ़ जाती है तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लॉयर से, उससे लॉयर्स लेटर लेते हैं। और रिस्क बढ़ गई तो हम उसको विजिट करना चाहते हैं, उसके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, उसके साथ हम बात करना चाहते हैं, ठीक है, वांट टू टॉक टू हिम। और ये सब आपको करवाना पड़ेगा। बात समझ रहे सब? बहुत सिंपल सा था ये। टाइमलीनेस ये पहले हम लोग कवर कर चुके हैं ऐसे 200 में। लेट्स सी, ऐसे 500 खत्म हो चुका है, ऐसे 501 हमारा खत्म हो चुका है। गाइस चेयर अप, आप सुनते जाइए, धीरे 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 आप चीजों को सुनते जाइए, समझते जाइए। आई अंडरस्टैंड थोड़ा फास्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, जितना आप सुन सके सुनते जाइए। फिर वापस आप इसको रीड कर सकते हैं, रीड करते वक्त वापस आप वीडियो को देख सकते हो, वापस आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो की, ठीक है, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो वीडियो की स्पीड भी स्लो करके आप देख सकते हैं। नाउ 505 में आइए, ठीक है, 505 में आइए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है और कौन से एरियाज में? बहुत सिंपल और बहुत ही आसान है। देखिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब क्या? बहुत आसान, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी, direct return response to auditor from third party confirming some information, confirming some information, ठीक है, थ्रू एनी मीडियम, पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम, उसको हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलते हैं। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, डायरेक्ट रिटर्न इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी, आइदर इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम, ठीक है, और एनी अदर मीडियम, उसको हम लोग बोलते, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, सबसे रिलायबल एविडेंसेस है, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स है रिलायबिलिटी के। इनफैक्ट रिलायबिलिटी के फैक्टर्स हमने याद रखे एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ध्यान में रख के। बाहर से आता है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से आता है, मोर रिलायबल। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आता है, मोर रिलायबल। ओरिजिनल होता है, मोर रिलायबल। डायरेक्टली हमको मिलता है, मोर रिलायबल। सारे फीचर्स है इसमें रिलायबिलिटी के। ठीक है ना? कहां कहां पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन को मांगा जा सकता है? अब लिस्ट को याद रखने के लिए, लिस्ट को याद रखने के लिए हमने बैलेंस शीट का सहारा लिया। लिस्ट को याद रखने के लिए हमने किसका सहारा लिया? बैलेंस शीट का सहारा लिया। बैलेंस शीट को आप थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लीजिए तो बात बन जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड में फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है, अगर फिक्स एसेट के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स फाइनेंसर्स के पास है, बैंक के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, उसका हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। फिर फिक्स एसेट के नीचे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर ब्रोकर्स के पास रखे, कस्टोडियंस के पास रखे, थर्ड पार्टी के पास रखे, उसका हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। फिर आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट में स्टॉक, स्टॉक थर्ड पार्टी है, उसका हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। उसके नीचे आता है डेटर्स, डेटर्स अगर है तो उसका कंफर्मेशन ले सकते हैं। फिर बैंक बैलेंस, उसका हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर लाइबिलिटी साइड में है बैंक लोन्स, उसका हम लोग ले सकते, बैंक लोन उसका ले सकते हैं। उसके नीचे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, आपके पीएनएल में ट्रांजैक्शंस आते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शंस, सेल्स, परचेस, इनकम, एक्सपेंस, इसके भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस के लिए अग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस के लिए अग्रीमेंट्स होते हैं। हम अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स यही अग्रीमेंट है ना, इतना ही अग्रीमेंट है ना, यही टर्म्स है ना। ठीक है, कोई साइड अग्रीमेंट है कि नहीं? ट्रांजैक्शन के लिए जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसका भी कंफर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा आप बैलेंस शीट और पीएनएल को रिकलेक्ट कर लीजिए। बैलेंस शीट के फिक्स एसेट के बारे में सोचोगे, पॉइंट याद आएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे, पॉइंट याद आएगा। करंट एसेट में पहले स्टॉक आता है, पॉइंट याद आएगा। स्टॉक से डेटर बनते हैं, उसका पॉइंट याद आएगा। उससे बैंक बैलेंस मिलता है, उसका पॉइंट याद आएगा। लाइबिलिटी साइड में लोन के बारे में सोचिए, उसका पॉइंट याद आएगा। क्रेडिटर के बारे में सोचिए, उसके बारे में याद आएगा। पीएनएल में ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके बारे में याद आएगा। ट्रांजैक्शन से अग्रीमेंट होते हैं, वो पॉइंट याद आएगा। याद कैसे रखना है, इसका टेक्निक होना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, ऑडिट में कोई भी क्वेश्चन 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का, कोई भी अगर आंसर मिले, मैं वो याद करवा सकता हूँ। मैं सारी चीजें याद करा सकता हूँ। ऑडिट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, auditguru.in हमारी डिस्कशन पॉइंट करके साइट है, auditguru.in/डिस्कशन पॉइंट, वहां जाकर आप इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, वहां जाकर आप इंफॉर्मेशन दीजिए, यू गिव इंफॉर्मेशन। करेक्ट। नाउ पेज नंबर, पेज नंबर 252 पे, पीडीएफ का पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर 252, कॉन्सेप्ट नंबर 505.07, उसके ऊपर आइए। डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट 505.07 है। डिजाइनिंग आपका कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता क्या है, व्हाट हैपन्स? ठीक है, थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट भेजी जाती है। थर्ड पार्टी को कंपनी के लोग, मैनेजमेंट, कंपनी के लोग, मैनेजमेंट थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, प्लीज आप हमें, ठीक है, प्लीज आप कंफर्मेशन भेजिए। कंपनी के लोग, मैनेजमेंट के लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं थर्ड पार्टी को कि प्लीज ये इंफॉर्मेशन कंफर्म करिए डायरेक्टली टू ऑडिटर। मतलब 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, ऑडिटर, कंपनी, थर्ड पार्टी। रिक्वेस्ट भेजता कंपनी है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर को मिलती है, डायरेक्टली ऑडिटर को भेजते हैं। तो अब ये जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उसका जो फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट ऑडिटर तय करता है। ये पूरी प्रोसीजर किसके लिए की जा रही है? ऑडिट के लिए, ऑडिटर के लिए की जा रही है। तो वो प्रोसीजर में रिक्वेस्ट का फॉर्मेट कौन होगा, वो भी कौन तय करेगा? ये ऑडिटर खुद तय करता है। पहले मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन ये है कि वो डिजाइन करते हैं, कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना पहले। ठीक है, पहले हम लोग वो लेटर देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सिंपल सी उसमें बातें आती है। करेक्ट, सबसे पहले वो लेटर, लेटर हेड आएगा,
फिर जिसको भेज रहे हैं, सपोज हम डेटर कंफर्मेशन है टू कस्टमर आएगा, सब्जेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसमें लिखा रहेगा कि भाई साहब हमारा एनुअल ऑडिट चल रहा है, अवर एनुअल ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड, हमारा एनुअल ऑडिट चल रहा है, एबीसी एंड एसोसिएट लोग ऑडिट कर रहे हैं। इनका एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि थर्ड पार्टी से वो लोग कंफर्मेशन मंगाते हैं, दे गेट कंफर्म, वो मंगवाते हैं कंफर्मेशन, दे आस्क फॉर कंफर्मेशंस, दे आस्क फॉर कंफर्मेशंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। ठीक है, कांग्रेस बधाई हो, इस बार आपका अकाउंट सिलेक्ट हुआ है फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, प्लीज इस पे आप रिप्लाई करिए। रिप्लाई करने से हमारे टर्म्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी लीगल इंपैक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। आज आप रिप्लाई करोगे तो कल हम भी रिप्लाई करेंगे, तो उनको इनकरेज करते हैं। बैलेंस एज पर अवर बुक्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स एज पर अवर बुक्स, चेक डिटेल्स एज पर अवर बुक्स, अग्रीमेंट डिटेल्स एज पर अवर रिकॉर्ड्स हम बताते हैं। फिर वहां पे बोलते हैं प्लीज राइट बैलेंस एज पर ईयर इन द कटआउट एरिया। कटआउट एरिया होता है मतलब नीचे एक ऐसा एरिया होता है जिसको आप कट कर सकते हैं, कटआउट एरिया, वहां पे आप लिखिए बैलेंस एज पर योर बुक्स, और वो कटआउट एरिया को कट करके एनवलप में डालकर डायरेक्टली हमारे ऑडिटर को भेजिए। सिग्नेचर होती है, ऐसे एमडी की सिग्नेचर है, इस तरह का लेटर होता है। ठीक है, इस तरह का लेटर होता है। सर ये लेटर क्यों पढ़ा है? बस सारे फैक्टर आपको इससे याद हो जाएंगे, सारे के सारे फैक्टर कंपनी के लेटर हेड से पॉइंट जाता है। डिजाइनिंग करते वक्त लेआउट कैसे होगा, लेटर हेड होगा या ब्लैंक होगा, कितने पेजेस होंगे, कितने पैराग्राफ्स होंगे, डिजाइन करते वक्त लेआउट एंड प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह का लेआउट और प्रेजेंटेशन हो कि बड़े आसानी से लोग चीजों को समझ पाए। ठीक है, बहुत ही आसानी से चीजों को समझ पाए और ठीक है उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो लेटर हेड का पॉइंट दिमाग में आते से आपको डिजाइन करते वक्त लेआउट एंड प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए, वो पॉइंट आपको याद आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पैराग्राफ, जितना ज्यादा मैनेजमेंट एनकरेजमेंट, जितना ज्यादा मैनेजमेंट एनकरेजमेंट रहेगा, जितनी ज्यादा पोलाइट लैंग्वेज रहेगी, जितना ज्यादा एनकरेज करेंगे कि प्लीज आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजिए, उतने ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे। फिर बैलेंस एज पर और बुक से डिपेंड करता है कौन सा असर्शन टारगेट कर रहे हैं। अगर हम लोग एग्जिस्टेंस टारगेट कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर टारगेटिंग एग्जिस्टेंस तो हम बैलेंस मंगाएंगे। अगर हम लोग सेल्स का ऑकरेंस टारगेट कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स मंगाएंगे। अगर हम कट ऑफ टारगेट कर रहे हैं आखिरी, तो आखिरी चेक हम लोग मंगाएंगे। डिपेंड करता है कौन सा असर्शन हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग मंगवाएंगे। फिर इंफॉर्मेशन ऑल्सो डिपेंड एबिलिटी टू कंफर्म, क्या सामने वाले के पास में उतना नॉलेज है, क्या सामने उतना नॉलेज है, क्या उतनी उसके पास में फैसिलिटीज है क्या। जैसे हम लोग एक ब्रांच हेड से इंफॉर्मेशन मंगा रहे हैं, थर्ड पार्टी के ब्रांच हेड से इंफॉर्मेशन मंगा रहे हैं, हमारी उससे बात हुई, हमको पता है कि उसके पास में जो सॉफ्टवेयर है उसमें बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिखता है, लेकिन बिल वाइज ब्रेकअप नहीं दिखता, कौन से बिल का कितना वो नहीं दिखता। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सामने वाले के पास का नॉलेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो हिसाब से इंफॉर्मेशन हमने उससे मांगनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में सिग्नेचर, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, जितना बड़ा बंदा साइन करेगा थर्ड पार्टी उतना सीरियसली इस लेटर को लेगी और उतने ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे। सिग्नेचर। देन 6 नंबर का पॉइंट यहां पे आखिरी में लिखा होता है, कि क्या रिप्लाई करना मस्ट है, क्या रिप्लाई करना ही करना है, या फिर मिसमैच हो तभी रिप्लाई करिए। रिस्क, अगर रिस्क बहुत ही कम है, बहुत कम रिस्क है, ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा लिखकर भेजते हैं। बैलेंस एज पर बुक्स हमारा ऐसा है, अगर बैलेंस एज पर योर बुक्स और हमारे बुक्स मैच नहीं होता है तभी रिप्लाई करिए। बहुत ही रिस्क कम है, बहुत ही कम सबूतों की जरूरत है, तब हम लोग निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए जाते हैं, जिसमें हम सामने वाले को बोलते हैं रिप्लाई करिए ओनली इफ देयर इज अ मिसमैच। ठीक है, और अगर ठीक है रिस्क बहुत ज्यादा है तो भाई आपको तो कंफर्मेशन भेजना ही भेजना है। रिस्क ज्यादा है, एविडेंस ज्यादा चाहिए, वी गो फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कि प्लीज कंफर्म बैलेंस एज पर योर बुक्स, बस भेजना ही है, ऑप्शन नहीं दिया आपको। जब हम लोग सामने वाले को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन देना ही है, नो ऑप्शन,
उसको हम पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। रिस्क और ज्यादा तो एक काम करिए, बैलेंस एज पर अवर बुक्स बताइए मत, डायरेक्टली पूछिए बैलेंस एज पर देयर बुक्स, अगर रिस्क और ज्यादा है तो। अब ये पूरा बनने के बाद में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तय करिए, पेपर फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, किसी और फॉर्म में होगा, कैसे? ठीक है, ईमेल के थ्रू होगा, लोग जनरली लेटर या ईमेल्स यूज करते हैं। प्रायर एक्सपीरियंस क्या है उसको ध्यान में लीजिए। पिछले साल एकदम 31 मार्च को मत भेजिए आप, आपको पता है लोगों को फाइनलाइजेशन में टाइम लगता है। आप एक काम करिए, आप अप्रैल फर्स्ट वीक में भेजिए, जब लोगों के अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाते हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। अप्रैल के फर्स्ट वीक में भेजेंगे तो कंफर्मेशन आएंगे, या फिर 31 मार्च के पहले भेजेंगे तो कंफर्मेशन आएंगे। आप एकदम, ठीक है, आप एकदम ईयर एंड पे आप कंफर्मेशन डिमांड नहीं कर सकते, कोई रिप्लाई नहीं करेगा, नो वन इज गोइंग टू रिप्लाई, ठीक है। और ऊपर से आपने देखना चाहिए कितने रिस्पॉन्स आए थे पिछले साल। पिछले साल 100 भेजे थे तो 20 लोगों ने रिप्लाई किया था, इस बार हमको 40 चाहिए, 200 भेजेंगे तो 40 की रिप्लाई। तो प्रायर एक्सपीरियंस, बस आप लेटर को रिकलेक्ट करिए, लेटर हेड से एक पॉइंट है, पैराग्राफ से एक पॉइंट है, आप कौन सी इंफॉर्मेशन, आप कौन सी इंफॉर्मेशन आप लिखकर भेज रहे हैं, असर्शन पे डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिग्नेचर से एक पॉइंट आता है, आपके आखिरी में रिस्क से एक पॉइंट आता है, फिर सब बनने के बाद मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का एक पॉइंट है, और प्रायर ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। 500 अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, मैनेजमेंट बोलता है कि आपने डेटर्स की लिस्ट दी थी, 50 डेटर की लिस्ट, उसमें से 5 डेटर को भाई साहब हम लोग नहीं भेजेंगे, ठीक है। हमने उनको लिस्ट भेजी थी 50 डेटर की कि भाई 50 डेटर का हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है। उनका मेल आया, नहीं नहीं, बोले सर मीटिंग करते हैं, मीटिंग में हमको बताया कि भाई 5 डेटर जो है ना, 5 डेटर, वो 5 डेटर जो है साहब, उसका एक्सटर्नल कंफर्म, उससे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके आपको नहीं देंगे। अच्छा, देखो स्टैंड क्या बोलता है, देखो मैंने लिखा है, सी HR नोस, HR मतलब हैंड रिटन। देखो छोटा सा एक वहां पे छोटा सा फ्लोचार्ट बनाया हुआ है, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे पूछो रीजन, उनके रीजंस क्या है और क्या वो सच लग रहे हो। बोले सर हमारा उनके साथ में डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा, डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट के अंदर ये लेटर जाएगा तो उनको ऐसा लग डिस्प्यूट चल रहा है, और डिस्प्यूट हम लोग अच्छे से उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, फाइनल स्टेज पे डिस्कशन, बहुत नाजुक सेंसिटिव सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल से वो माने, बड़ी मुश्किल से पैसे देने के लिए माने, और कुछ पैसे हम लोग दे रहे हैं इस बीच में, और हमने उनको प्रोमिस भी किए कि हम उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे। ये लेटर जाएगा तो उसको मिस इंटरप्रिट कर देंगे, उसको मिस इंटरप्रिट कर देंगे कि साहब ये भरोसेमंद नहीं है, ठीक है, दे आर गोइंग टू मिस इंटरप्रिट इट, और हमारे पूरे जो निगोशिएशन है वो डीरेल हो जाएंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा। अच्छा, तो आप देखिए उनके क्या रीजंस है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या रीजन है वो देखिए, फिर उनके, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, ठीक है, कब से पैसा पेंडिंग था, सही में ओल्ड आउटस्टैंडिंग है क्या, क्या करस्पॉन्डेंस हो रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्या बातें चल रही है, क्या मीटिंग्स हुई, क्या बातें पता चली, वो पूरा वो एविडेंस देखिए, ठीक है। पहले देखिए कि रीजंस बराबर है कि इज इट रीजनेबल, अगर लगता है कि अनरीजनेबल, ठीक है, अगर लगता है कि नहीं नहीं, नो, देयर आर नो रीजनेबल रीजंस, कोई रीजनेबल रीजंस नहीं, किसी तरह कोई रीजनेबल रीजंस नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई इनकी बातों में सच्चाई नहीं लग रही, इनकी बातों को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ये हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर नहीं करने दे रहे हैं, मतलब हमको काम करने से रोक रहे हैं, लिमिटेशन ऑन स्कोप है, रेंज ऑफ एक्टिविटी, स्कोप मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटी, जो काम हम करना चाहते हैं उससे रोक रहे। इन्फॉर्म TCWG, दोष चार्ज विद गवर्नेंस को आप इन्फॉर्म करिए, इन्फॉर्म TCWG, मॉडिफाई द ओपिनियन, लिख दीजिए, क्वालिफाई कर दीजिए कि वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन, लिख दीजिए कि इस चीज वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, अगर रीजनेबल लग रहा है, ठीक है यार इनका जस्टिफाइड है। इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन RMM रिस्क ऑफ फ्रॉड, देखिए फिर ठीक है,
यार ये एकदम अनएक्सपेक्टेड बात पता चली अचानक। देखिए हमको उस एरिया की रिस्क को बढ़ाना है क्या, रिस्क को मीडियम लेवल से हाई लेवल करना है क्या, लो से मीडियम करना है क्या, मीडियम से हाई करना है, उस लेवल हम उस एरिया में कोई रिस्क लेवल को बढ़ाने की जरूरत है क्या? ठीक है, क्या इसमें कोई जानबूझकर हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इंटेंशनल रिस्क ऑफ फ्रॉड भी है क्या? क्या यहाँ पे फ्रॉड हुआ है? ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझ के ये कर रहा है, कंपनी का एम्प्लॉय, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी, वो भी सोचिए। देखिए ऐसी अजीबोगरीब चीज हो रही है, सोचना पड़ेगा उस एरिया की रिस्क को बढ़ाना है क्या, रिस्क ऑफ फ्रॉड है क्या, और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को परफॉर्म करना शुरू करिए। अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया तो ओके, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला वापस इन्फॉर्म टीसीडब्ल्यूजी की सबूत की कमी है, मॉडिफाई ओपिनियन। तो बहुत आसान है। अगर वो लोग उनके रीजंस अनरीजनेबल है, सही नहीं है, सीधा इन्फॉर्म करो टीसीडब्ल्यूजी को, रिपोर्ट कर दो। अगर रीजन सही लग रहा है, देखिए रिस्क को बढ़ाना है क्या, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाइए। बात बन गई तो ठीक है, अगर बात नहीं बनी तो वापस इन्फॉर्म टीसीडब्ल्यूजी एंड मॉडिफाई ओपिनियन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम बिल्कुल भी रिलैक्स होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते, ठीक है। हम लोग पेज नंबर 257 पे, वी आर ऑन पेज नंबर 257, 520.01, 520.01, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, देखो वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि हम एक्स्ट्रा नोट्स देखने चाहिए। आई होप आप लोगों ने एक्स्ट्रा नोट्स डाउनलोड किए, और दूसरा वर्जन था वो भी मैंने कल ही आपको बताया था। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या, वो वहां पे दिया हुआ है, सुनिए क्या होता है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर एक तरीका है, एनालिटिकल प्रोसीजर एक तरीका है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने का, एग्जामिन करने का, इवैल्यूएट करने का। पहले आपको ऐसा लिखना है, एनालिटिकल प्रोसीजर इज वन ऑफ द वे, इट इज अ मेथड टू चेक फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू इवैल्यूएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, इसमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर वन, we understand interrelationship of financial data with other financial data and नॉन फाइनेंशियल डेटा। जिस चीज को हमको चेक करना है, उसका क्या इंटर रिलेशनशिप है, वो कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है दूसरे फाइनेंशियल डेटा से या नॉन फाइनेंशियल डेटा से, उसको पहले समझा जाता है। उनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, कनेक्शन है क्या, वो समझा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन है सेल्स के साथ में। जनरली जो जीपी रेशियो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। इट इज बहुत जनरली जीपी रेशियो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्टेबल होता है और इंडस्ट्री से भी मैच करता है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। जैसे देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीएसटी एंड सेल्स, कमीशन एंड सेल्स के साथ में रिलेशनशिप है। जैसे देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड पैकिंग चार्जेस। तो आपने देखना चाहिए ऐसे कैसे इंटर रिलेशनशिप्स है क्या, फाइनेंशियल डेटा के दूसरे फाइनेंशियल डेटा से या फिर नॉन फाइनेंशियल डेटा से, करेक्ट। जैसे रेंट का रिलेशनशिप है पर स्क्वायर फुट एरिया से, एरिया के हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप ये इंटर रिलेशनशिप समझ लो, फिर आप सोचो कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज इट टू चेक अवर फाइनेंशियल डेटा को चेक करने के लिए हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो इंटर रिलेशनशिप समझो और देखो कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं वो भी आप सोच लीजिए। जैसे जीएसटी अगर हमको चेक करना है, हम सेल्स से ऊपर कैलकुलेशन करके, रिवर्स कैलकुलेशन करके एक्सपेक्टेड जीएसटी कितना है ये निकाल सकते हैं।
फिर एक्चुअल जीएसटी से उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सोच लो इंटर रिलेशनशिप क्या है, फाइनेंशियल डेटा क्या, नॉन फाइनेंशियल डेटा से। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा नॉन फाइनेंशियल डेटा से, और उसको हम कैसे यूज कर सकते चीजों को चेक करने के लिए। इसमें देन कलेक्ट रिलायबल ऑडिट, रिलायबल डेटा हमको इकट्ठा करना है। जैसे मैंने जीएसटी की बात की, तो एक्चुअल सेल्स का डेटा मुझे लेना पड़ेगा, एक्चुअल जीएसटी का डेटा मुझे लेना पड़ेगा, क्या रेट लगता है वो डेटा मुझे लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, कंप्यूट वैल्यूज विच विल बी यूज फॉर कंपैरिजंस। आप कंपैरिजंस के लिए जो चीज कंपैरिजन के लिए जो चीज यूज करें उसको कंप्यूट करो। जैसे आप एक्चुअल जीएसटी को एक्सपेक्टेड जीएसटी से कंपेयर करने वाले हो, तो कंप्यूट एक्सपेक्टेड जीएसटी, जो आपका एक्सपेक्टेड जीएसटी है वो आप कंप्यूट करो। कंप्यूट एक्सपेक्टेड वैल्यूज या कोई भी रेशियो जिसको आप यूज करने वाले हो कंपैरिजंस के लिए। फाइनली स्टेप नंबर 4, कंपैरिजन करो, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो डिफरेंस को आप इन्वेस्टिगेट करो, ये क्यों है। अगर जस्टिफाइड है डिफरेंस तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको डिफरेंस की वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल सकता है। दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेक्निकल डेफिनेशन देखने जाओगे तो घूम जाओगे गोल गोल, समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा है। एनालिटिकल प्रोसीजर एक तरीका है फाइनेंशियल डेटा को चेक करने का। इसमें we understand plausible probable interrelationship between financial data and with other financial data or non financial data. ठीक है, and we understand the relationship and we also think how we can use this to perform the examination. Step number 2, we collect reliable data. Step number 3, ठीक है, we compute expected values, we compute the values and ratios which will be used in comparison. And step number 4, हम comparison करते हैं, difference ज्यादा मिलता है उसको investigate करते हैं। अब एग्जाम रिलेशनशिप्स कैन बी फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स ऑल्सो और नॉन फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। जब चीजें रुपीज में होती है तो फाइनेंशियल हो जाती है, अदर देन रुपीज होती है तो नॉन फाइनेंशियल हो जाती है। ठीक है, जैसे जीपी रेशियो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रुपीज में है, इट इज अ फाइनेंशियल रिलेशनशिप। लेकिन अगर मैं बोलता हूं प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय, प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स में है, एम्प्लॉयज नंबर में है, ये नॉन फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो जाएगी। ठीक है, सिंपल कंपैरिजन हो सकते हैं, इस साल के डेटा को मैं पिछले साल से कंपेयर कर लूं, एकदम सिंपल कंपैरिजन हो जाएगा। या फिर ठीक है, एकदम सिंपल आसान सा कंपैरिजन हम लोगों ने कर दिया। या फिर बहुत ही हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का, उसको ग्राफ पे प्लॉट किया, उसको ग्राफ पे प्लॉट किया कि इतने क्वांटिटी पे इतना कॉस्ट, इतने क्वांटिटी पे इतना कॉस्ट, इतना रोल कॉस्ट, ग्राफ पे प्लॉट किया, एक लाइन निकाली, लाइन ऑफ रिग्रेशन, उससे इक्वेशन निकाला, इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने ठीक है प्रेडिक्ट किया व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस ईयर, और फिर उसको कंपेयर किया एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट से। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो बहुत इजी भी हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को लेना, ग्राफ पे प्लॉट करना, लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना, वहां से इक्वेशन निकालना, इक्वेशन की मदद से प्रेडिक्ट करना, ये कॉम्प्लिकेट सा हो गया। कितने तरह कंपैरिजन होते हैं, 4 तरह कंपैरिजन। अगर हम चीजों को पिछले साल से कंपेयर करते हैं, पिछले सालों से कंपेयर करते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, देखो मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस है, पिछले साल से कंपेयर किया, ट्रेंड एनालिसिस। ओपनिंग में बजट बनते हैं, अगर हम इसको ओपनिंग बजट से कंपेयर करते हैं, ओपनिंग बजट से कंपेयर करेंगे, दैट विल बी कंपैरेटिव एनालिसिस, उसको कंपैरेटिव एनालिसिस बोला जाएगा। अगर हम इसको, दैट विल बी कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर हम इसको खुद ने जो एस्टीमेट बनाए थे उससे कंपेयर करेंगे तो उसको प्रेडिक्टिव एनालिसिस बोला जाता है। और साल खत्म होने के बाद दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे तो उसको इंटर फर्म एनालिसिस बोला जाएगा। पिछले साल से कंपैरिजन, ओपनिंग से कंपैरिजन, खुद के एस्टीमेट से कंपैरिजन, और ईयर एंड में इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, आ जाइए वापस अपने नोट्स पे। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अगर आइए 520.05 पे, हम लोग 520.05 पे है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स अगर हमको लगाना है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स अगर हमको लगाना है तो उस एरिया के लिए सूटेबल होना चाहिए, इट शुड बी सूटेबल फॉर दैट एरिया। जैसे मैंने समझाया कि जीएसटी के लिए इट इज सूटेबल, लेकिन लीगल एक्सपेंस के साथ इट इज नॉट सूटेबल। लीगल एक्सपेंस के साथ सूटेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लीगल एक्सपेंस का किसी भी चीज के साथ में एक प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। करेक्ट? तो कुछ एरियाज में इट इज वेरी सूटेबल,
कुछ फाइनेंशियल आइटम्स में एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, अमाउंट्स को, रेशियोज को कंपेयर करना बहुत सूटेबल, रेशियोज कंप्यूट करना आसान होता है, उसको कंपेयर करना अच्छा होता है, अच्छे सूटेबल होता है, अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, लेकिन कुछ एरियाज में सूटेबल नहीं होता है। अब इसका क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सूटेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सूटेबिलिटी, तो यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सूटेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है, एक फैक्टर पे उन्होंने, इसके फैक्टर्स आते हैं अलग अलग, एक फैक्टर पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम, तो बोले डेफिनेटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, अगर लाखों लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन है, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन है, ठीक है, देखिए सब्सटैंशिएट करने के दो तरीके होते हैं, सब्सटैंशिएट करने के मतलब सब्सटैंटिव प्रोसीजर, जब एक्चुअल इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी को हम चेक करते हैं, फाइनेंशियल डेटा को हम लोग चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सटैंशिएट करना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। उसके लिए पहला तरीका है आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, रेशियो एनालिसिस, ग्राफिक, अमाउंट, रेशियोज आप कंपेयर करो पिछले सालों से, बजट से, दूसरों से एंड सो ऑन, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। या फिर दूसरा मैदान में उतरो, परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, हमको देखना पड़ता है कौन सा ज्यादा सूटेबल है। नाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन है, कितना टेस्ट ऑफ डिटेल कर लोगे, कितनी वाउचिंग कर लोगे? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में कितनी भी अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल करने के लिए जाओगे तो आपकी चेकिंग कम पड़ जाएगी, इतने तो आपके पास में टाइम ही नहीं होता, इतना तो आपके पास में बजट ही नहीं होता। तो फिर क्या किया जाए, हमको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो हमको एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कंपैरिजंस ऑफ डेटा, कंपैरिजंस ऑफ रेशियोज, ग्राफ, ये सारी चीजें हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है फॉर श्योर, ठीक है, ये ज्यादा सूटेबल रहेगी। लेकिन डेफिनेटली इसमें और बातें आती हैं, प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप होनी चाहिए, तब जाके इफेक्टिव होगा, ठीक है, मतलब रिलायबल रिलेशनशिप होनी चाहिए, तब जाके जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है वो रिलायबल हो गए। सर एग्जांपल, जैसे जीपी रेशियो मैंने बोला, जीपी रेशियो सपोज ओवर पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट है, ये रेस्टोरेंट है जो हमेशा अपनी कॉस्ट पे 25%, सिर्फ 25% प्रॉफिट ऐड करता है और बेचता है, यही उसका सिंपल प्रिंसिपल सालों से यही है। और 4-5 रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री में कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ पे जो ये सेम फॉलो करते हैं। अब इतना फिक्स्ड है ये जीपी रेशियो, इतना ज्यादा फिक्स्ड है जिसके ऊपर सब लोग चलते हैं, तो जीपी रेशियो एनालिसिस इज वेरी प्रिडिक्टेबल, रेशियो बहुत प्रिडिक्टेबल है। अब मैं क्या करूंगा, इस साल का जीपी रेशियो निकालूंगा, अगर वो पिछले सालों से मैच कर रहा है, इंडस्ट्री से मैच कर रहा है, इट प्रूव्स ये डेटा सही है, ये मुझे भरोसा दिलाता है, ये मुझे अश्योरेंस देता है, ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है, करेक्ट। जैसे आपके नंबर ऑफ लेबर्स है और उनकी सैलरी है, और आपको पता है कि सिर्फ माइनस होती है, छुट्टी की वजह से माइनस होता है, दैट्स इट, इतना ही है सिर्फ। आप बड़े आसानी से अटेंडेंस रिकॉर्ड देख करके एक्सपेक्टेड सैलरी निकाल सकते हो, बड़े आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, और एक्सपेक्टेड सैलरी और एक्चुअल सैलरी को आप मैच कर सकते हो। अगर प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप्स है, इफेक्टिव रिलेशनशिप्स है, तो हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं चेकिंग करने के लिए, जीपी रेशियो को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये देखने के लिए कुछ अनयूजुअल तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड सैलरी निकालकर कंपेयर कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक्सपेक्टेड जीएसटी निकाल सकते हैं, जितना इफेक्टिव रिलेशनशिप रहेगा उतना अच्छा। तो बहुत सिंपल है, सूटेबल है कि नहीं डिपेंड, डेफिनेटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो इट विल बी वेरी सूटेबल, लेकिन उसमें आप देखना है जितना इफेक्टिव रिलेशनशिप रहेगा, प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ में, उतना ज्यादा सूटेबल रहेगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इट विल बी सूटेबल, इफेक्टिव प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप अगेन इट विल बी सूटेबल। इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स, डिफरेंस, जब हम कंपैरिजंस करते हैं, जब डिफरेंस अगर आ गया, अगर आपने देखा कि बहुत डिफरेंस आ रहा है, हमने इस साल के डेटर्स को पिछले साल से कंपेयर किया, बहुत डिफरेंस आ रहा है, इस साल के डेटर्स बड़ी मुश्किल से 30 लाख है, पिछले साल 80 लाख थे, 50 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये 50 लाख का डिफरेंस है। अगर आपने कंपैरिजंस, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर आपने अमाउंट को, रेशियोज को, ठीक है, कंपेयर किया पिछले सालों से कंपेयर किया और उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, इंक्वायरी करिए,
मैनेजमेंट से पूछे इतना डिफरेंस क्यों है, मैनेजमेंट को पूछे, जवाब मांगे डिफरेंस क्यों है। जब वो जवाब देंगे तो सिर्फ उनके जवाब पे भरोसा नहीं कर, जो भी रीजंस देंगे, जो भी रीजंस देंगे उसके लिए आप एविडेंस इकट्ठा करिए। वो बोलेंगे अरे हमारे क्रेडिट सेल्स बहुत गिर गए, देखिए सही में क्रेडिट सेल्स गिर गए। अरे हमने हमारा क्रेडिट पीरियड बहुत कम कर दिया, देखिए सही में क्रेडिट पीरियड इन्होंने बहुत कम कर दिया। अरे हमने वो डिस्काउंट स्कीम लाई थी जल्दी पैसे देने के लिए, इसलिए ऐसे हुआ। अरे वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों ने हमको ज्यादा पैसे दे दिए, इसलिए ऐसा है क्या। तो आप देखिए जब भी वो इंक्वायरी करिए, रीजंस पूछिए, और रीजंस जो भी उनके रिस्पॉन्स आएंगे, रिस्पॉन्स को आप चेक करिए, इंक्वायरी करिए एंड देन ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस फॉर द रिस्पॉन्सेस। लेकिन अगर ऐसा लगता है नहीं यार ये कोई भी रीजन सही नहीं है, कोई भी रीजन सही नहीं लग रहा, ना क्रेडिट सेल कम हुआ है, ना क्रेडिट सेल उतने ही है, आपके क्रेडिट सेल उतने ही है, आपका टेन्योर उतना ही है, आपका कलेक्शन भी वैसे ही कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, फिर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आपने और छानबीन की, आपने कंपेयर किया पिछले साल के डेटर्स की लिस्ट और इस साल के डेटर्स, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, और छानबीन की, आपने डेटर्स की लिस्ट कंपेयर की, बहुत सारे डेटर्स मिसिंग थे, ठीक है। आपने डेटर की लिस्ट कंपेयर की तो कंपैरिजन में आपको मिसिंग, कंपैरिजन में आपको एक अजीब चीज दिखी। इस बार की जो लिस्ट है इसमें दो तरह के बैलेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पिछले बार की जो लिस्ट है उसमें सिर्फ पॉजिटिव। अरे निगेटिव बैलेंस मतलब कस्टमर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस। अरे पगले, कस्टमर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस को डेटर में नहीं दिखाते, उसको तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर में दिखाते, उसको तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर में दिखाया जाता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अरे चेंज करो, इसको चेंज करो, ठीक है। ये गलती हमको मिली, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर मैनेजमेंट के एक्सप्रेशन सही नहीं है, बराबर नहीं है, तो अब फिर हम लोग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इंक्वायर करो, इंक्वायरी करके जो उनके जो रिस्पॉन्स आएंगे उसमें एविडेंस, अगर ऐसा डाउट लगता है उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले बार की लिस्ट को इस साल के इससे कंपेयर करना शुरू किया। साढ़े 9 बजे हमारा पहला ब्रेक होगा, डोंट वरी गाइस, तब तक बने रहिए, टिके रहिए। और मैंने बोला अगर थोड़ा आपको जब भी लगे आप तो खुद आपका ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। नाउ सैम्पलिंग रिस्क, व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। एक्स्ट्रा नोट्स में नहीं लिखा गया है ये, ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। ध्यान देंगे, बहुत आसान है। चांसेस दैट chances that conclusion obtained chances that conclusion obtained from the sampling process conclusion obtained from the sampling process doesn't represent facts of the population, उसको हम लोग सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। मतलब हमने सैम्पलिंग तो की हम लोगों ने, लेकिन जो हमको कंक्लूजन पता चल रहा है वो कंक्लूजन हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो हमारे, ठीक है, पॉपुलेशन से मैच नहीं होता, पॉपुलेशन के फैक्ट से मैच नहीं होता। अगर हम 100% चेकिंग करके जो कंक्लूजन ऑब्टेन करते हैं उससे मैच नहीं होगा, उस रिस्क को हम बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। चांसेस दैट सैम्पलिंग करके जो हमको कंक्लूजन ऑब्टेन किया है वो कंक्लूजन 100% चेकिंग ऑफ पॉपुलेशन से मैच ना हो। 100% चेकिंग ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की 100% चेकिंग करते हैं, अगर हम पॉपुलेशन की 100% चेकिंग करते हैं, ठीक है, हो सकता है उससे मैच ना हो, इट डजंट मैच विद दैट, ठीक है। चीजें उससे, हो सकता है चीजें उससे मैच ना हो, इट डजंट मैच विद दैट। 100% चेकिंग करके जो कंक्लूजन मिलेगा उससे मैच ना हो, मतलब हमारा सैम्पलिंग का जो कंक्लूजन है वो रियलिटी से जब मैच नहीं होता, पॉपुलेशन से जो मैच नहीं होता, उस रिस्क को, उस चांसेस को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। सैम्पलिंग रिस्क दो तरह की हो सकती है, दो तरह के एरर्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2,
टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 1 मतलब सैंपलिंग करके हमको ऐसा लग रहा है सब सही है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, हमको ऐसा लग रहा है सब सही है, सब सही है, सारी चीजें एकदम सही लग रही है हमको, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, अब हमको सब सही लग रहा है, लेकिन लेकिन क्योंकि सब अच्छी अच्छी चीज सिलेक्ट हो गई सैंपल में, गलत गलत वाली चीजें सिलेक्ट ही नहीं हुई है। टाइप 1 एरर मतलब हो सकता है सैंपल के अंदर सब सिर्फ अच्छी वाली चीजें सिलेक्ट हो गई है, ऑल द गुड थिंग्स। ठीक है, ऑल द गुड थिंग्स आर सिलेक्टेड। अगर ऐसा है कि ऑल द गुड थिंग्स आर सिलेक्टेड, गलत वाली चीजें छूट गई है, करेक्ट। तो टाइप 1 एरर मतलब सैंपल देख के हमको लग रहा है सब सही है, बट इन रियलिटी पॉपुलेशन इज हैविंग प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स है, उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। मतलब टाइप 1 एरर होगा, सब अच्छा अच्छा लग रहा है, तो हमारे हाथ से गलतियां छूट जाएगी, इट विल अफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, इससे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट पे असर पड़ेगा, इट विल अफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, कोई पूछ रहा था कलर कॉम्बिनेशन, जनरली जो येलो मार्किंग है वो हेडिंग्स है, येलो ग्रीन कलर के लिए जो ग्रीन कलर में जो मार्किंग्स है वो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, येलो कलर की जो मार्किंग्स है वो हेडिंग्स है, येलो कलर की जो मार्किंग वो हेडिंग्स है, ब्लू कलर की जो मार्किंग है वो इंपॉर्टेंट्स है, तो येलो हेडिंग है, ऐसा आप समझ लेना। ठीक है, टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर मतलब क्या, टाइप 2 एरर पॉपुलेशन में सब मेजोरिटी गलत, पॉपुलेशन बराबर सिलेक्ट नहीं हुआ, बराबर सैंपल आपका बराबर सिलेक्ट नहीं हुआ, इट डिडंट गेट सिलेक्ट प्रॉपरली, उसमें सिर्फ गलत वाली चीजें आई है, बहुत सारी गलतियां उसमें, गलत वाली चीजें सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, गलत वाली चीजें सिलेक्ट हो गई जबकि पॉपुलेशन सब सही है। अगर सैंपलिंग में सैंपल के अंदर गलत वाली चीजें बहुत ज्यादा आ गई, बट इन रियलिटी पॉपुलेशन सब सही है, अब गलतियां मिलेगी सैंपलिंग में, फिर हम लोग और मेहनत करेंगे, और बड़ा सैंपल और चेंज करेंगे, और इन डेप्थ जाएंगे, फिर बाद में पता चलेगा अरे पॉपुलेशन में तो कोई गलती थी नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट, सब एफिशिएंसी पे असर पड़ जाएगा। लेट्स फ्रीज, बहुत आसान है। ठीक है, देखो सैंपलिंग के, हम लोग सैंपलिंग के अंदर हम लोग रैंडम, सैंपलिंग के अंदर हम लोग रैंडमली यूनिट सिलेक्ट करते हैं, ये यूनिट सिलेक्शन में गड़बड़ हो सकती है, दे आर चांस, यूनिट सिलेक्शन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ऐसा सैंपल सिलेक्ट हो जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता हो, जो एकदम पॉपुलेशन जैसा ना हो, ऐसा हो सकता है, मतलब हो सकता है सब अच्छी चीजें सिलेक्ट हो जाए जबकि पॉपुलेशन में बड़ी बड़ी गलतियां है, दैट इज टाइप 1 एरर। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है पॉपुलेशन में सब गलत गलत चीज सिलेक्ट हो जाए जबकि पॉपुलेशन में मेजॉरिटी चीजें सही थी सब कुछ, उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। हो सकता है सैंपल बहुत अच्छा सिलेक्ट हो जाए लेकिन रियलिटी वैसी नहीं है, टाइप 1 एरर। हो सकता है पॉपुलेशन में गलतियां बहुत कवर हो जाए, ठीक है, लेकिन रियलिटी में सब सही था, दैट इज टाइप 2 एरर। ठीक है, क्या ये एक जैसा वर्डिंग होते हैं ना, एक जैसे वर्डिंग, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2, सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेट्स सी फाइनल थिंग, चांसेस दैट सैम्पलिंग प्रोसेस से हमको जो कंक्लूजन मिला वो कंक्लूजन सही नहीं है, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पॉपुलेशन से मैच नहीं करता, उसको हम लोग सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। सैम्पलिंग रिस्क दो तरह की हो सकती है, टाइप 1 एरर, सैंपल सिलेक्ट करके हमको लग रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन रियलिटी पॉपुलेशन इज मिसस्टेटेड, ऐसा होने से हमारे हाथ से गलतियां छूट जाएगी, इट विल अफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, ओपिनियन पे इंपैक्ट होगा, ओपिनियन गलत होने के चांसेस है। टाइप 2, ठीक है, सब गलत गलत लग रहा है, ठीक है, हो सकता है कि पॉपुलेशन सैंपल के अंदर सिर्फ गलत चीजें सिलेक्ट हो गई है, हमको सब गलत लग रहा है लेकिन रियलिटी में चीजें सही थी, ऐसा होने से हम और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, इट विल अफेक्ट एफिशिएंसी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इट विल अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट। नाउ सैंपलिंग दोनों में होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, दोनों के अंदर सैंपलिंग हो सकती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी और टेस्ट ऑफ डिटेल में भी। फॉर एग्जाम्पल बैंक रिकंसिलेशन हर हफ्ते बनता है,
इट इज अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंपनी के 20 बैंक अकाउंट है, 20 बैंक अकाउंट है, तो हफ्ते में 20 रिकंसिलेशन बनेंगे, महीने में 20 इंटू 4, ठीक है, 80 रिकंसिलेशन बनेंगे, साल में 80 इंटू 12, 960 रिकंसिलेशन बनेंगे। 960 बार कंपनी में रिकंसिलेशन को बनाया जाता है, मतलब 960 बार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अप्लाइड। मैं सारे 960 चेक नहीं कर सकता, मैं काम करता हूं हर महीने से रैंडमली दो दो सिलेक्ट कर लेता हूं, 24 सिलेक्ट कर लूंगा चेक करने के लिए। अगर ये 24 सही है तो बाकी सही है, मतलब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने के लिए भी सैंपलिंग की मदद ले सकता हूं। और लाखों ट्रांजैक्शन है रिसीट पेमेंट के, सबको चेक करना पॉसिबल नहीं, सेल्स के ट्रांजैक्शन है लाखों, परचेस के ट्रांजैक्शन है बहुत सारे, पॉसिबल नहीं है। तो रैंडमली उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते हैं, मतलब हम लोग सैंपलिंग को टीबीडी ट्रांजैक्शन बैलेंसेस और डिस्क्लोजर चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब उसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। सो वी कैन यूज सैंपलिंग फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑल्सो एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑल्सो। अब टाइप 1 एरर को कैसे बोलते हैं? अच्छा, जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में गलती निकलती है तो उसको बोलते हैं डेविएशन, सिस्टम फॉलो नहीं किया गया। और जब टेस्ट ऑफ डिटेल में गलती निकलती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में गलती निकलती है, तो उसको बोलते हैं डेविएशन। और टेस्ट ऑफ डिटेल में जब गलती निकलती है उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। टाइप 1 एरर को कैसा बोलते हैं? टाइप 1 मतलब, टाइप 1 एकदम ध्यान रखना, पहला वाला कौन सा है? सब सही लग रहा है, सैंपल से सब सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है। टाइप 1 सब सब सही लग रहा है, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सब सही लग रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल्स, ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल हो जाएगा, ओवर रिलायंस ऑन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होगा? टेस्ट ऑफ डिटेल में हम हर चीज को नो मिसस्टेटमेंट, नो मिसस्टेटमेंट, नो मिसस्टेटमेंट मानने लग जाएंगे, करेक्ट, बट इन रियलिटी देयर इज अ मिसस्टेटमेंट। वी विल कंक्लूड नो मिसस्टेटमेंट, बट इन रियलिटी देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, ये प्रॉब्लम हो सकता है। टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर, सब गलत गलत लग रहा है सैंपलिंग में लेकिन सब सही था, सब गलत गलत लग रहा है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इसका क्या इफेक्ट होगा? अंडर रिलायंस ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स पे हम भरोसा कम कर देंगे एरर की वजह से। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होगा? टेस्ट ऑफ डिटेल में हम लोग मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मान लेंगे, ठीक है, जबकि था ही नहीं। ये एरर का क्या इफेक्ट हो सकता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे और टेस्ट ऑफ डिटेल में, वो हमने डिस्कस किया। लेट्स फ्रीज गाइस, सैंपलिंग रिस्क हम लोगों ने डिस्कस किया, टाइप 1 टाइप 2 एरर डिस्कस किया, और टाइप 1 एरर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ डिटेल में कैसे बोलेंगे, टाइप 2 एरर को कैसे बोलेंगे, वो हम लोगों ने देख लिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है सैंपल साइज, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी बताया, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप सैंपलिंग को, आप सैंपलिंग को टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज कर सकते हो, आप सैंपलिंग को टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज कर सकते हो, और आप सैंपलिंग को टेस्ट ऑफ डिटेल में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में हमको सैंपल साइज तय करना पड़ेगा, सैंपल साइज को बढ़ाना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, कम करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दोनों के फैक्टर्स एकदम सेम है, एक ही बार फैक्टर पढ़ो, दोनों जगह लिख सकते हैं आप, सेम फैक्टर, सेम फैक्टर। फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ध्यान देंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एकदम सिंपल सा बता रहा हूं, सिंपल स्टोरी लेके, ठीक है। रमेश और साथ में सुरेश, रमेश और सुरेश दोनों को कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेजेस चेक करने के लिए भेजते, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेजेस चेक करना, मतलब जो एकदम ही वेजेस चेक करना, ठीक है, जो रिस्की एरिया है, जो बहुत ही रिस्की एरिया है। बस ये आखिरी क्वेश्चन है ब्रेक के पहले, फिर हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में
जो सबसे रिस्की एरिया है, जहां पे गड़बड़ होने के चांसेस है, ठीक है, जहां पे नकली लेबर के चांसेस है, कितने लेबर है पता लगाना मुश्किल है, उन लोगों ने कितने घंटे काम किया पता लगाना मुश्किल है, सबका सही में वेज रेट कितना है पता लगाना मुश्किल है, जेन्युइन वर्कर्स है कि नहीं, कितने वर्कर्स है, कितने घंटे काम किया, उनके सही में टर्म्स क्या है, ऐसे कोई अग्रीमेंट नहीं होता, वेजेस में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, वो एरिया में काम करने के लिए भेजा रमेश और सुरेश को, ठीक है। रमेश और सुरेश को स्टोरी भी लिखी हुई है। रमेश और सुरेश को आपके लिए सिर्फ ये दो कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम ओनली फॉर मेमोरी, ये दो कॉलम ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। अगर रिस्की एरिया में ऑडिट करने के लिए भेजा है, इफ देयर इज इंक्रीज इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्की एरिया में ऑडिट करने के लिए भेजा है, अगर रिस्क बढ़े, ठीक है, रिस्क अगर बढ़ेगा, रिस्की एरिया में ऑडिट करने के लिए भेजा है, रिस्क ज्यादा है, इंक्रीज इन रिस्क है, आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस है, अगर रिस्क ज्यादा है किसी एरिया में, इंक्रीज इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो हमने क्या करना चाहिए, सैंपल साइज को बढ़ा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, एकदम ऑब्वियस बात है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम लोगों ने सैंपल साइज को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। फिर रमेश साइट पे पहुंचा, सुरेश को फोन लगाया, तू नहीं आया, सुरेश बोला मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बोले मैं तो किसी बाहर फंक्शन में जा रहा हूं, मैंने बॉस को इन्फॉर्म कर दिया तेरे को जाना है। अरे यार, सुरेश आने वाला था, वो बहुत सारी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को लगाने वाला था, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को वो लगाने वाला था, अब तो वो आया ही नहीं है, अब तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स को वो बंदा लगाने वाला था, आया ही नहीं है वो तो, करेक्ट, ही डिडंट कम। अब पूरा दबाव रमेश पे आ गया, उसको ही पूरा काम करना है, उसको ही पूरा काम करना है, पूरी जिम्मेदारी उस पर ही है, पूरी जिम्मेदारी, रिडक्शन इन अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, सुरेश नहीं आया, रिडक्शन इन अदर ऑडिट प्रोसीजर है, पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, इसी को पूरा एविडेंस कलेक्ट करना है, अगर रिडक्शन इन अदर ऑडिट प्रोसीजर है, इसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, सैंपल साइज, सैंपल साइज आपको फिर बढ़ा देना है, सिंपल है। तो साइट पहुंचे तक 2 पॉइंट कवर हो गए स्टोरी में, साइट पहुंचे तक, ठीक है। फिर रमेश खुद ही अंदर जाता है, रमेश खुद ही अंदर जाता है, रमेश अंदर जाता है और बात करता है, ठीक है, वहां पे जो अकाउंटेंट है, ठीक है, उससे बात करता है, उससे समझता है, आप बताइए कंपनी के सिस्टम कैसे चल रहे हैं, बोले सिस्टम के हिसाब से तो, सिस्टम के हिसाब से तो सिस्टम के हिसाब से तो बोले साहब 3 सुपरवाइजर होने चाहिए वेजेस कैलकुलेट करने के लिए, एक बंदा, ठीक है, बोले 3 लोग होने चाहिए, एक बंदा पूरे कैलकुलेशन करेगा, एक चेक करके पेमेंट करेगा, फिर एक बंदा चेक करके उसकी अकाउंटिंग करेगा, लेकिन बोले उसमें से 2 गायब है, एक बीमार है, एक आ नहीं रहा है, ठीक है, एक ही बंदे ने पूरा काम कर लिया, कितना अच्छा है, बोले देखो सत्यानाश, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स बढ़ गए, ठीक है, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स बढ़ गए, जो मिसस्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है वो बढ़ गए, अकाउंटेंट से मिले हम लोग, पहला पॉइंट, ठीक है, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट बढ़ गए, गलती होने के चांस बढ़ गए, कॉमन सेंस से बताइए, ठीक है, कॉमन सेंस से बताइए क्या करेंगे, अगर एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट बढ़ गए, सैंपल साइज बढ़ा दो, सैंपल साइज हमको बढ़ा देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अकाउंटेंट से हमारी बातचीत चल रही थी, दूसरा उसने बोला, पिछले बार बोले हमने आपको स्ट्रैटिफिकेशन ग्रुप्स बना के दिए थे, ग्रुप्स बना के दिए, स्ट्रैटा बना कर दिए थे, ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयज, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज, और फिर आपने हर स्ट्रैटा में जाके आपने सैंपलिंग की थी, चेकिंग की थी, बोले इस साल ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है, वो सॉफ्टवेयर मेरे पास में नहीं है, कंपनी ने बजट नहीं है, पैसे देने से मना कर दिया, तो स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, अरे यार अब मुझे डर लग रहा है,
हर तरह के लेबर सिलेक्ट होंगे कि नहीं, मुझे सेमी स्किल्ड भी चाहिए, सेमी स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी, सभी तरह की चाहिए, डर लग रहा है, क्या करेंगे? ठीक है, सैंपल साइज बढ़ा दो, सैंपल साइज बढ़ा दो ताकि हर तरह, देखो साइड साइड तक पहुंचे, 2 पॉइंट कवर हो गए। रिस्की एरिया सैंपल साइज बढ़ा दो, रिडक्शन अदर ऑडिट प्रोसेस सैंपल साइज बढ़ा दो। अकाउंटेंट से बात की हमने, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट बढ़ गए, सैंपल साइज बढ़ा दो, ठीक है, और स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, सैंपल साइज बढ़ा दो। फिर सीनियर का कॉल आता है, सबसे दो पॉइंट है, सीनियर कॉल आता है, दो पॉइंट यहां पर भी। सीनियर क्या बोलता है, बॉस का फोन है, यस सर सीनियर, वी वांट हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस, हमको हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए, ज्यादा लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए, सत्यम ज्यादा लेवल ऑफ अश्योरेंस, ज्यादा हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए ज्यादा सबूत चाहिए, सैंपल साइज बढ़ा दो। डिक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, डिक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट, इट इज लाइक अ मटेरियलिटी लेवल, मटेरियलिटी लेवल जैसा होता है, मटेरियलिटी से कनेक्टेड होता है ये, मटेरियलिटी लेवल, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, ये लिमिट तक गलतियां चलती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टॉलरेबल लिमिट कम कर दी, पहले 20,000 रुपए की गलती चलती थी, अब 2,000 रुपए गलती, अरे यार टॉलरेबल लिमिट मतलब एरिया और सेंसिटिव हो गया, एरिया और सेंसिटिव हो गया, छोटी मोटी गलती भी नहीं चलती, और मेहनत करनी पड़ेगी, सैंपल साइज बढ़ा दो। लेवल ऑफ अश्योरेंस ज्यादा चाहिए, सैंपल साइज बढ़ा दो। टॉलरेबल लिमिट कम कर दी, एरिया और सेंसिटिव हो गया, सैंपल साइज बढ़ा दो। ठीक है, देखो जानबूझ के स्टोरी ऐसी बोली कि सब में सैंपल साइज बढ़ा दो, क्योंकि समझना आसान होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। फिर उसके बाद देन नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज बढ़ गई, पिछले साल तक, पिछले साल तक, ठीक है, 2,000 लेबर हुआ करते थे, इस बार बढ़ के 3,000 लेबर हो गए। ठीक है, क्या लिखा है, कैसे इंपैक्ट होगा? अगर स्मॉल पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन, इफ देर इज अ स्मॉल पॉपुलेशन, अगर छोटी पॉपुलेशन है, ठीक है, छोटे पॉपुलेशन में क्या होगा? छोटे पॉपुलेशन में अगर सैंपल साइज बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ती है तो करस्पॉन्डिंग सैंपल साइज भी बढ़ती है। स्मॉल, देखो स्मॉल पॉपुलेशन जैसे 10-20 है, 10 है, 10 का 20 हो गया, अगर स्मॉल पॉपुलेशन बढ़ती है तो सैंपल साइज भी बढ़ती है। लार्ज पॉपुलेशन में सैंपल साइज बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, लार्ज रीजन है उसके लिए, स्मॉल पॉपुलेशन बढ़ती है मतलब वेराइटी ऑफ यूनिट्स भी बढ़ सकते हैं, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ती है। लार्ज पॉपुलेशन ऑलरेडी सारी वेराइटी कवर्ड थी, लार्ज पॉपुलेशन में अगर इंक्रीज भी होता है तो कोई फर्क नहीं, लार्ज पॉपुलेशन में इंक्रीज भी होता है, वेराइटी में कोई खास जनरली असर पड़ता नहीं है, जनरली कोई खास असर नहीं पड़ता है। ठीक है, सैंपल साइज पे निग्लिजिबल इफेक्ट है। स्मॉल पॉपुलेशन का अगर साइज बढ़ेगा तो सैंपल साइज भी बढ़ेगा, लार्ज पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो निग्लिजिबल इफेक्ट होता है, देयर इज अ निग्लिजिबल इफेक्ट। ठीक है, ये बात समझिए, आपको इज दिस पॉइंट क्लियर? तो रिलेशनशिप डिपेंड करता है, स्मॉल पॉपुलेशन की साइज बड़ी है कि लार्ज पॉपुलेशन की साइज बड़ी है। एक मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग होती है, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, पैसों को बहुत ज्यादा ध्यान देता है, पैसों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। ये फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ इतना है, सैंपल साइज इनटू कुछ तो भी कॉन्फिडेंस फैक्टर रहता है, पॉपुलेशन की वैल्यू रहती, और टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब मटेरियलिटी, टॉलरेबल लेवल मटेरियलिटी से कनेक्टेड होता है, मटेरियलिटी बढ़ती है टॉलरेबल लेवल बढ़ता है, कम होता है टॉलरेबल लेवल कम होता है। सर ये फॉर्मूला क्या करेंगे, सुनिए आप, फॉर्मूले में देखिए, सैंपल साइज, पॉपुलेशन ऊपर है न्यूमरेटर में, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन की वैल्यू 20% से बढ़ गई, मतलब मैं इसको इनटू कर दूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1.20 से, तो सैंपल साइज भी 20% से बढ़ जाएगा, है ना?
पॉपुलेशन अगर 20% से बढ़ गया, ये मॉनिटरी, अभी सिर्फ इतना समझिए, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग होती है जिसमें मॉनिटरी अमाउंट्स, ठीक है, बिल बिल के इनवॉइस के मॉनिटरी अमाउंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ऐसा आप समझिए सिर्फ अभी अभी के लिए, आगे देखेंगे हम लोग। 20% से पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो सैंपल साइज भी 20% से बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर में। लेकिन अगर मटेरियलिटी लेवल भी 20% से बढ़ गया, टॉलरेबल लिमिट भी 20% से बढ़ गया, ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट एक में को नलीफाई कर देंगे, एक में को नलीफाई कर देंगे और सैंपल साइज में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से, क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं। इन मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, इफ वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, सैंपल साइज इंक्रीजेस, बट इफ मटेरियलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली, उतने से ही अगर मटेरियलिटी भी इंक्रीज होगा, देन द इफेक्ट विल गेट्स ऑफसेट, इफेक्ट सेट ऑफ हो जाएगा, इफेक्ट विल गेट सेट ऑफ एंड देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द सैंपल साइज। आई होप आपको समझ में आया। ये स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है ऊपर में। स्मॉल पॉपुलेशन में सैंपल साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, सैंपल साइज बढ़ेगा। लार्ज पॉपुलेशन में पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, निग्लिजिबल इफेक्ट, कोई खास असर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 300 200 चेक करके 2000 के बारे में ओपिनियन बना सकते हो, तो वही 200 चेक करके 3000 के बारे में भी ओपिनियन बना सकते हो। लार्ज पॉपुलेशन में निग्लिजिबल इफेक्ट है। और मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में सिंपल है। आपको मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग के अंदर आपको देखना है, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी ओके, अभी यहां पे हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, वी टेक अ ब्रेक। अभी 9:40 हुए, ठीक है, 40 मिनट हुआ, ऐसा हम लोग मान लेते, तो 40 आधा घंटा, 10:10 पे 10:10 पे, हाँ, 10:10 पे हम लोग शुरू करेंगे हमारा क्लास। आधे घंटे बाद हम लोग शुरू करेंगे और वहां से 1.5 घंटा उसको लेके जाएंगे।